हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम इंडियन इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे हम 10 एमसीक्यू करेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक। जनसंख्या में वृद्धि के डैश डैश कारण हो सकते हैं। आप बताइए, जनसंख्या किस वजह से बढ़ेगी? उच्च जन्म दर से? बिल्कुल। नीची मृत्यु दर से? बिल्कुल। प्रवास से? बिल्कुल। उपरोक्त सभी? जी हाँ, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही रीज़न से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, किसी एरिया में जनसंख्या बढ़ती है। 4 रीज़न मैं जल्दी बताता हूँ। अगर लोग बर्थ पे कंट्रोल ना रखें, बर्थ रेट लगातार बच्चे पैदा होते रहेंगे तो उस जगह की आबादी बढ़ेगी। अगर शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, पहले ऐसा होता था कि मेडिकल साइंस नहीं था इतना, या मेडिकल की सुविधाएं कम थी तो बच्चे होते थे और 1 साल के अंदर अंदर मर जाते थे, लेकिन अब उसके अंदर बहुत ही कमी आई है। अब सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, उस वजह से जीवित बच्चे रह जाते हैं और आबादी बढ़ती है। अच्छी बात है, बट आबादी बढ़ती है, ये एक रीज़न है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि शिशु मृत्यु दर पहले की जैसी होनी चाहिए थी। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। अब लोग हाइजीन का ध्यान रखने लग गए हैं, साफ़ सफाई का, दवाइयों का, खाने पीने का ध्यान रखने लग गए हैं, तो उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो भी बढ़ गई है। इसीलिए धरती पे आबादी आपको ज़्यादा दिखाई देती है। और इंक्रीज इमिग्रेशन, कहीं कहीं लोग रोज़गार की वजह से आ जाते हैं दूसरे कंट्रीज से, दूसरी जगह से। तो किसी भी एक एरिया में जब दूसरी जगह से लोग माइग्रेट होकर परमानेंटली रहने के लिए आ जाते हैं तो उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है। विगत वर्षों के दौरान भारत की जन्म दर तथा मृत्यु दर, आपके हिसाब से क्या लगता है? जन्म दर पिछले सालों में बढ़ी है, घटी है? मैं बताता हूँ, जन्म दर घटी है। और मृत्यु दर बढ़ी है, घटी है? मृत्यु दर भी घटी है। तो दोनों ही गिरी आंसर आएगा कि पिछले कुछ वर्षों में इंडिया की बर्थ रेट भी कम हुई है, डेथ रेट भी कम हुई है। और ये मैं मेरे कहने से नहीं बता रहा, मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूँ। ये कुछ आंकड़े हैं, ये 1901 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े हैं। हमारी जनसंख्या कहाँ से शुरू हुई थी? 23 लाख से शुरू हुई थी, और 23 करोड़ से, सॉरी 23 करोड़ है ये, और 121 करोड़ तक पहुँच गई थी। कब की बात है? ये 2011 की बात है। मैं ये वीडियो 2024 में बना रहा हूँ। 2021 में जनगणना नहीं हो सकी कोविड की वजह से, अदरवाइज़ 2021 के आंकड़े ही होते, लेकिन अभी हम 2011 के आंकड़ों पे ही बात कर रहे हैं। तो 121 करोड़ की आबादी भारत की थी। इसमें मेल फीमेल और बाकी रेशोज़ भी आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाकी आंकड़े भी याद कर सकते हैं। जैसे इसमें सेक्स रेशो लिखा हुआ है, 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पे, 943 थी। और जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास कर रहे थे। और 17.70% आबादी बढ़ गई इन 10 सालों में। जो डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर है, वो ये है। और आपकी एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, आपकी जनसंख्या ईयर ऑन ईयर 1.64% बढ़ी है। और आपका जो आबादी है, आबादी का 31% एरिया शहरों में रहता है। इतना परसेंट शहरीकरण है, बाकी पॉपुलेशन अभी भी गाँवों में है। खैर, अब मैं आपको बर्थ रेट की बात बता रहा था। बर्थ रेट 1991 के समय, ठीक है, आप ये देखिएगा, 1991 में जो आपकी बर्थ रेट थी वो थी 29.5। 29.5 ये प्रति 1000 होता है, और 29.5 से होते होते आप देखिए ये पहुंच गई है 20.4 पे, 20.4 आप लास्ट में देख पाते होंगे, 20.4 पे आ गई है ये, ठीक है, यहाँ पे। और इसी तरह आप देखिए डेथ रेट, पहले 9.8 व्यक्ति प्रति 1000 में से डेथ हो रही थी, और ये 9.8 गिरते 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 6.4 पे आ गई है। अब जो जनसंख्या पैदा हो रही है वो है 20.4 प्रति 1000, जो मर रहे हैं वो है 6.4 प्रति 1000। तो नेट जो ग्रोथ रेट है वो है 14% की। नेचुरल ग्रोथ रेट, जो प्राकृतिक वृद्धि दर है, वो है 14%। ये आंकड़े छुप गए हैं मेरे बैक के पीछे, बट आप ये देख सकते हैं कि आपकी बर्थ रेट में से आप डेथ रेट माइनस कर देंगे तो आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाएगी, ठीक है। चलिए, दो देश ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। हमें पता है कि अगर जनसंख्या लेवें और नीचे एरिया से डिवाइड कर दें तो आपका जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी आ जाती है। तो जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा होगा? या तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो या जिसका एरिया कम हो, और ये दोनों चीज़ें जहाँ हो जाती है तो उनका जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर,
तो भारत से ज़्यादा घनत्व वाले देश हैं चीन जापान नहीं, चीन पाकिस्तान नहीं। हालांकि चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब उनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है और वह तो वैसे लैंड स्नैचर है, ज़मीन छीनता है लोगों की। जापान और श्रीलंका, जापान और श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश व जापान, तो इसका आंसर बांग्लादेश व जापान है। बांग्लादेश और जापान दो ऐसे देश हैं इनका घनत्व भारत से अधिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी जनसंख्या भारत से अधिक है, नहीं, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनका जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो अधिक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी एरिया में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के नीचे जब क्षेत्रफल का भाग लगाया जाए, पीपल डिवाइडेड बाय एरिया, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। और बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से ये सही आंसर था। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है जन्म दर या मृत्यु दर है जन्म या मृत्यु की संख्या प्रति 100, प्रति 1000 या प्रति 10,000। तो मैं आपको बता दूं, जो जन्म दर निकाली जाती है वो प्रति 1000 पे निकाली जाती है, मृत्यु दर भी निकाली जाती है वो प्रति 1000 पे निकाली जाती है। अगर मैं आपको कहूँ जन्म दर 18 है ना, तो ये 18% नहीं होता है, इसके आगे एक और जीरो होता है, ये 18/1000 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा प्रति 1000 पे निकाली जाती है, परसेंटेज पे नहीं, पर थाउजेंड्स पे निकाली जाती है। आसान क्वेश्चन है बट बेसिकली बात पता होनी चाहिए। मैं आपको कुछ फॉर्मूले देता हूँ, आप याद रखिएगा। देखिए ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिएगा। अगर आपको क्रूड बर्थ रेट, क्रूड पे मत जाइए, वो अशोधित होता है, बर्थ रेट निकालना हो तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? आप ये देखेंगे कि एक वर्ष में कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 3200 बच्चों ने जन्म लिया, जीवित बच्चों ने जो जन्म के समय जीवित थे 3200 बच्चे थे, और उस क्षेत्र की आबादी मान लीजिए 1.5 लाख है। तो इंटू 100 करोगे तो परसेंट में आएगा, लेकिन जन्म दर निकाली ही 1000 में जाती है। इंटू 1000 करेंगे तो ये आपकी जो जन्म दर आई है, इस कैलकुलेशन ये एक एग्जाम्पल है, 21.3/1000 आई है। इसी तरह मृत्यु दर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि किसी क्षेत्र विशेष में कितने लोगों की डेथ हुई, और ये डिवाइड में ये देखो कि उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है। तो डेथ डिवाइडेड बाय जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000, यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई 1000 है, तो आपको पता लगेगा कितने डेथ रेट है। जैसे यहाँ पे इसके एग्जांपल में आई है 9.3/1000। अब इसका क्या मतलब हुआ? उस क्षेत्र में जहाँ 1.5 लाख की आबादी है, वहाँ 1.5 लाख पे 21.3 बच्चों ने जन्म लिया हर 1000 में, और 1000 में से 9.3 लोग निकल लिए, मर गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर निकालनी हो तो ये थोड़ा फॉर्मूला देखिएगा। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के अंदर जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर मर गए उन बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय उस वर्ष में जिन बच्चों ने जन्म लिया था वो इंटू 1000। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पहले एग्जाम्पल में देखे 3200 बच्चों ने जन्म लिया था, और मान लीजिए कि 3200 में से 270 मर जाएं, ये तो काफ़ी बड़ी रेट हो गई। 3200 में से अगर 270 मर जाएं तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालते तो 8.4 आता, लेकिन यहाँ पर 1000 में निकाला जाता है, तो शिशु मृत्यु दर भी प्रति 1000 में निकाली जाती है, तो 84.4। तो ये फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू हुई थी 1999 में, सन 2000 में, 2001 में या 2002 में। याद रखना है सन 2000 में लागू हुई थी नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, सन 2000 में लागू हुई थी। और इसमें एक ही आंकड़ा मेन याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था कि सन 2045 तक जनसंख्या को स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, जनसंख्या का स्थिरीकरण कर दिया जाएगा सन 2045 तक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीपी, ठीक है, तो ये है आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था
जनसंख्या का स्थिरीकरण करना, स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाय 2045। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दशक में भारत की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि दर देखी गई? 1941 से 51, 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91। तो 1961 से लेके 1971 के मध्य जब हमारे युद्ध चल रहे थे भारत चाइना के युद्ध और भारत पाकिस्तान के युद्ध, उस समय हमने अधिकतम आबादी नोटिस की। ये भी मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ। बी इसका आंसर था। ये हमारी दशकीय वृद्धि दर है। 5.75 का मतलब यूँ समझिए कि पहले अगर भारत में 100 लोग थे तो 10 साल बाद 105 लोग हो गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1911 से 1921 के मध्य हमारी आबादी में गिरावट हुई है। ये बहुत ही गज़ब की बात है। 1911 से 1921 के बीच में आबादी में गिरावट हुई है। उसके बाद लगातार आबादी बढ़ी है 11%, 14%, 13.31%, 21.64%, 24.8। ये है, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, 24.8%। इसका क्या मतलब है? यहाँ जितनी भी आबादी थी, इन 10 साल में आबादी 24.8% बढ़ गई। तो 1961 से लगा के 1971 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 24.80 नोट डाउन की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? व्हाट इज मेंट बाय सेक्स रेशो? प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, या प्रति 1,00,000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या? तो प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, इसका आप आंकड़ा याद रखिएगा, 943। भारत में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो प्रति 1000 पुरुषों पे, प्रति, ये हमारे मूंछों वाले भाई साहब, प्रति 1000 पुरुषों पे जो छोटे वाली महिलाएं हैं, इनकी जो संख्या थी वो 943 है। अब सर ये प्लस ये इधर जा रहा है, वो क्या है? ये वो स्टेट हैं जहाँ पे राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा सेक्स रेशो नोटिस किया गया। तो केरला इसमें टॉप रहा, 142 ज़्यादा। इसका मतलब आप यूँ समझिए कि 943 में आप 142 जोड़ दीजिए तो वहाँ पे सेक्स रेशो था 1085, यानी केरला में 1085 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे, यानी वहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशो रहा पुडुचेरी में 95 ज़्यादा, यानी 943 प्लस 95। आप ये देख लीजिए, वहाँ पे सेक्स रेशो नोट किया गया 1038 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पे। राजस्थान का क्या हाल है? तो राजस्थान में -15 है, तो 943 है राष्ट्रीय औसत, यहाँ 15 स्टेट का कम है, तो ये है 928। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं। ऐसे आप किसी भी स्टेट का देख सकते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? दुनिया में भारत पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया था, और ये लागू किया था 1952 में। आज़ाद होते ही हमको समझ में आ गया था कि हमारी आबादी ज़्यादा ही है कुछ हमारे रिसोर्सेज के मुकाबले, तो हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया था 1952 में। ज़रा सा इसको देखिए स्लाइड पे। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा वर्ष महान विभाजन का वर्ष जाना जाता है? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। विच ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड? 1921, 1951, 1981, 1991। 1921 को माना जाता है ये है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वाई? इससे पहले अपनी आबादी कभी ज़्यादा कभी कम होती रही थी। मैंने आपको ये बातों बातों में भी बोला भी था, लेकिन 1921 के बाद आबादी लगातार बढ़ी है, तो इसलिए ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। आप देखिएगा 1901 के अंदर भारत की आबादी 23.84 करोड़ है, गौर कीजिएगा। उसके बाद 1911 में आबादी बढ़ के 25.20 करोड़ हो गई। उसके बाद आबादी 1921 में 25.13 करोड़ रह गई, 25.13 करोड़, यानी आबादी 25.20 से 25.13 कम हुई है आबादी। लेकिन इसके बाद आबादी लगातार बढ़ी है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गई हैं चीज़ें। यहाँ के बाद आबादी लगातार बढ़ी है और 2011 में आबादी 121 करोड़ पहुँच गई है। और जब मैं ये वीडियो 2024 में बना रहा हूँ तो भारत की आबादी करीबन 150 करोड़ पहुँच चुकी है। तो 1921 के बाद आबादी में लगातार वृद्धि हुई है, इसीलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। बाकी कुछ बातें आप
आपको PDF के अंदर मिल जाएंगी, वो आपको वैसे ही फ्री मिलेंगी और डाउनलोड करनी पड़ेंगी डिस्क्रिप्शन में, या आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या में डैश डैश आयु वर्ग के लोग आते हैं, 14 साल और उससे कम वाले और 65 वर्ष या उससे ज़्यादा वाले। तो ये जनसंख्या तो आप देखिए लगभग निष्क्रिय जनसंख्या है। अब 14 साल से कम का है तो वो तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो शिशु है या किशोर है। 14 साल से कम वाले बच्चे हैं, वो तो क्या ही मेहनत करेंगे, क्या कमा के लाएंगे। 65 वर्ष या उससे ज़्यादा, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जी ली, अब वो अपने बच्चे कुछ दिन निकाल रहे हैं, तो वो भी कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते। 15 साल से 64 साल, ये हाँ ये है सर आपकी मेन वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है, वो है 15 साल से लगाकर 64 साल। तो ये सी पॉइंट कहता है सारे लोग चाहे कुछ भी आयु उनकी हो, उनको वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन में 15 साल से लेके 64 साल है। ये डेफिनेशन किसने दिया है 15 से 64 का? ये दिया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, उसने ये कहा है जो जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जवान देश जिसको कहते हैं, तो जवान देश उसको माना जाता है जहां 15 साल से लेके 64 साल तक के बीच वाली आबादी वाले लोग ज़्यादा हैं। तो जैसे इंडिया है उसको जवान लोगों का देश कहा जाता है। चाइना, जापान, इनमें बूढ़े बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, वो बुढ़ों का देश है। अपना इंडिया जवानों का देश है। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। स्पीड थोड़ी फास्ट लगी होगी, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको ये स्पीड थोड़ी फास्ट लग सकती है, बट ये एग्ज़ाम को देखते हुए है। आप बताइएगा कि ये नया एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है। चलिए पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, बाय।